जय हिंद। इतिहास में पहली बार हमारा भारतीय रुपया इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कमजोर हुआ है। पहली बार $1 82 यानी 80 के पार गया है। अगर $1 की बात की जाए तो 1 USD इक्वल टू 82.4 RS हो गया है। अगर जो कि बहुत ही दुखद बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ये कहीं ना कहीं कमजोर करेगा और हमारे देश में इसके चलते महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे। और जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ती है तो देश में हर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। और आने वाले समय में ये जो बिलो टू पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मुसीबत पैदा करती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जो कि रुपए को कमजोर करती हैं। तो हमारे देश में अगर देश के लेवल से बात की जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से तो रुपए की वैल्यू कमजोर करने के कौन कौन से मुख्य कारण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये रुपए की वैल्यू का निर्धारण करता कौन है। विश्व में सभी देशों के पास अपनी अपनी मुद्राएं हैं। जैसे चाइना के पास है, अरब के पास दिनार है, चाइना के पास चाइनीज रूबल है, जापान के पास है, सबके पास अपने अपने रुपीज हैं। तो कैसे ये रुपीज जो है कन्वर्ट की जाती है, तो इनके लिए सबसे इंटरनेशनल जो व्यापार करता है, जो रुपए में और डॉलर में, रूबल में, दिनार में, इन सब में जो व्यापार करता है वो संस्था है स्विफ्ट। स्विफ्ट नाम की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये विश्व की सभी रुपयों को उनकी वैल्यू को निर्धारित करता है। उनकी बैंक की जो नेशनल उनका रिजर्व, जैसे हमारे देश में है भारतीय रिजर्व बैंक। हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक लिमिटेड 24 कैरेट गोल्ड का रिजर्वेशन होता है जिसके हिसाब से मुद्रा चलित होती है। और हमारे देश की सभी मुद्रा का प्राइस उस गोल्ड से इक्विवेलेंट किया जाता है और गोल्ड का प्राइस पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। जैसे कि गोल्ड एक वैल्यूएबल प्राइस माना जाता है और उस हिसाब से गोल्ड का क्या प्राइस है और गोल्ड का रुपीज में क्या प्राइस है उसमें कन्वर्जन करके इन रुपये और डॉलर में कंपेरिजन किया जाता है। तो वहां हमारा रुपया चला गया है 82.4 रुपीज $1 के रिस्पेक्ट में। तो इसके हिसाब से कौन कौन से जो मेजर फैक्टर हैं जो रुपए की वैल्यू को निर्धारित करते हैं उन पर हम जानेंगे। सबसे पहला है मैक्सिमम इंपोर्ट और मिनिमम एक्सपोर्ट, यानी सबसे ज्यादा आयात करना और निर्यात बहुत कम करना। यानी हमारे देश में जो भी जरूरतमंद चीजें हैं, जो आधुनिक मशीन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें हैं, हाई टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर अच्छे गुड्स प्रोडक्ट की बात की जाए, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट की बात की जाए, तो हमारे देश में बाहर से खरीदी जाती हैं। जैसे पेट्रोल या प्राकृतिक ईंधन जितने भी प्रकार के हैं ये हमारे देश में खरीद, जैसे यूरेनियम की बात की जाए ये भी हमारे देश में अभी फिलहाल खरीदी ही जाती है। बिजली भी खरीदी जा रही है। पेट्रोल जो सबसे आप लोग चलित वर्ड है, जैसे जानते हैं पेट्रोल भी हम लोग बाहर से ही खरीदते हैं। तो जिस कारण हमारे और वो खरीदने के लिए पहले हम डॉलर को कन्वर्ट करते हैं रुपये में, जिसके भी हमें चार्ज देने पड़ते हैं। उसके बाद डॉलर के रेट से हम पेट्रोल खरीदते हैं। यानी हम लोग दो जगह टैक्स दे रहे हैं। एक तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होता है वो भी देना है, दूसरा जो रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है उस पर भी हमें टैक्स देने पड़ते हैं। तो जिस कारण हमारे लिए पेट्रोल बहुत ही महंगा पड़ जाता है। पेट्रोल प्राइस की बात की जाए तो वाकई लोग कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, लेकिन जब पाकिस्तान का प्राइस और पाकिस्तान का जो रुपये है उसका वैल्यू और इंडियन रुपये का वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल हमसे सस्ता है। क्योंकि हमारा ₹1 पाकिस्तान में लगभग ₹2.5 के बराबर जाता है, लेकिन वहाँ पे प्राइस है पेट्रोल का ₹150 और हमारे इंडिया में प्राइस है ₹110। तो 110 हमारा वहाँ रुपया हो रहा है ₹2.5। 110 को अगर 2.5 करेंगे 210 270 यानी 270 के आसपास प्राइस होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे है ₹150। ₹150 का आधा किया जाए तो लगभग 70-80 के बीच में आएगा। मान लीजिए 90, यानी ₹90 पर लीटर है पेट्रोल। हमारे देश में 110। ये हमेशा गलतफहमी हो जाती है कि देखते हैं कि इतने रुपये हैं। देखिए उसके बाद है मिनिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी जो दूसरे देशों को जो जरूरत है उन वहाँ पर जो चलित चीज़ है जिनका डिमांड है वो हमारे देश से कम भेजी जाती है, या फिर जो हमारे देश से प्रोडक्ट बनते हैं उसके विश्व में खरीदार कम है। कम होने के कारण जो एक्सपोर्ट है यहाँ से निर्यात है वो कम होता है और निर्यात का कम होना भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को या आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्टिंग नॉट इनोवेट एंड जनरेट,
जैसे कि हम लोगों ने सुना 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी दुनिया में नई नहीं है, इससे पहले चाइना, अमेरिका, जापान, रसिया, इन सब जगह पे, हांगकांग, इन सब जगह पे 5G चल रहा है। यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो वहाँ भी हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे है। हाई टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हम एडॉप्टिंग यानी हम एडॉप्ट करते हैं बाहर से। जैसे सबसे पहले 4G आया था तो हम लोग कैलिफोर्निया से वायर बिछाए थे। 4G के लिए जियो ने कैलिफोर्निया से सर्विस लिया था, यानी सर्विस हम खरीद रहे हैं, हम सर्विस जनरेट नहीं कर रहे। फिलहाल इस समय इसरो बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और दूसरे देशों को सर्विस देने का काम कर रहा है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है और वो भी रुपए की वैल्यू को मजबूत करने में सहायता देगा। तीसरा कारण है लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक प्राकृतिक संसाधन है, यूं कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड थिंग्स, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और हमें भी अमीर बनाता है। जैसे कि हम लोग नाम सुनते हैं सऊदी अरबिया, अरब कंट्री जो कि मिड ईस्ट एशिया आती है, वहाँ पे हम लोग सुने हैं कि सबसे ज़्यादा कोयले की खदान है, पेट्रोल की खदान है, हीरे का व्यापार होता है, सोने की खदान है। तो इन खदानों से उनको बहुत ही बड़ा आर्थिक सहायता मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रोजगार के उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो कि वो मार्केट में बेच के बहुत बड़ी इकोनॉमी कमाते हैं। जैसे कि दुबई में दुबई की रईसी की पूरी पेट्रोल पर निर्धारित है। अगर वहाँ पेट्रोल खत्म कर दिया जाए तो सारी रईसी खत्म। तो वही है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास होते तो जो इस समय पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में नीड है वो हम फुलफिल करते, यानी लोग हमारे देश में आते, डॉलर से रुपया में कन्वर्ट करते, यानी डॉलर से जब रुपये में कन्वर्ट करते तो हम उस पर चार्ज लगाते कि भाई हम फ्री में रुपया डॉलर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, इतना रुपया बटा काटेंगे। जैसे शादी में आप जाते हैं तो नए नए नोट के लिए बोलता है ना कि भाई 100 रुपया दोगे तो हम 9 को नोट देंगे 10 का, एकदम नया वाला कड़क। उसी तरह 10 रुपये चार्ज काट लिया ना, तो हम लोग भी कम से कम काटते हैं अगर ऐसे होते तो। चलिए मान लीजिए नेचुरल रिसोर्स नहीं, लेकिन हम इंडियन हैं, अपना पावर दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी तो जरूर जनरेट करेंगे। उसके बाद आते हैं, हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए सबसे बड़ा गुड न्यूज आया था राजस्थान पे, जहाँ पे यूरेनियम की खदान मिली थी। उम्मीद है कि यूरेनियम वहाँ पे इतना है कि 10 ईयर, पूरे वर्ल्ड का 10 ईयर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पर ईयर हमारा जनरेट करेगा। यानी हम हमेशा 10 साल, एक ही साल में इतना जनरेट कर सकते हैं यूरेनियम की, जो कि मार्केट में 10 साल से भी ज़्यादा चलेगा। अगर 10 साल में एक साल हम खनन करें, फिर 10 साल छोड़ दें, फिर 1 साल खनन करें, तो भी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा यूरेनियम बिकेगा। उसके आते हैं लेक ऑफ इंटरनेशनल सर्विस। देखिए लेक ऑफ इंटरनेशनल सर्विस का यहाँ मतलब है कि जो मैन पावर हो गया या फिर जो सर्विस हो गई, जैसे कि आप सुनते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हमारे देश में आती हैं या फिर हमारा देश उनको सर्विस देता है, ये सब आता है इंटरनेशनल सर्विस। जैसे कि कॉल सेंटर आप सुन लोगे, बहुत ही चलित वर्ड है हमारे देश में कॉल सेंटर। जैसे एयरटेल का कॉल सेंटर, अगर इंग्लिश में कॉल सेंटर है तो अमेरिकन, यानी कंपनी अमेरिका में है, कस्टमर अमेरिका में है। जैसे एयरटेल वहाँ सर्विस बैठा दिया अमेरिका में, और वहाँ के लोग एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं, और उनको अगर कोई दिक्कत होता है तो वो कॉल करेंगे एयरटेल कस्टमर को, और वो कॉल कहाँ लगेगा? इंडिया, वो फॉरवर्ड होगा इंडिया में बैठा है वो इंग्लिश में बात करेगा, हाँ जी हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे टावर बहुत कम आ रहा है, जब हम बात कर रहे हैं तो फोन कर देते, तो ये बोलेगा कि भैया आप जहाँ खड़े हैं वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ी सा दूर आप हटेंगे तो आप टावर एरिया में आ जाएंगे तो आपकी बात होगी। देखिए इतना ही बात है, लेकिन ये क्या हुआ? सर्विस हो गया, हम सर्विस दे रहे हैं, इंटरनेशनल सर्विस। यानी हम कंपनी हमारी वहाँ काम कर रही है या फिर वहीं की कंपनी है आके यहाँ पे मैन पावर इस्तेमाल कर रही है, या फिर हम उनको मैन पावर दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हम उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। कंपनी भी उनकी सर्विस, कंपनी भी उनकी, कस्टमर भी उनके, लेकिन सर्विस हम दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। देखिए ये अगर कम होगा तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कम पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारे देश से लोग बाहर जाते हैं, जो वहाँ जॉब करते हैं, जॉब करके जो पैसा लाते हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोग से 5 लोग उस ग्रुप से बाहर निकल के कहीं दूसरी जगह जाके सर्विस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा के उन 10 लोगों के बीच ला रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक हेल्प मिल रहा है। उसी तरह हमारे देश के जो भी वर्कर्स, जो भी मैन पावर बाहर काम कर रहे हैं, या फिर जो भी सर्विस हम लोग दे रहे हैं, इंटरनेशनल में सर्विस देंगे यानी काम देंगे तो हमें पैसा मिलेगा, यानी हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। तीसरा, उसके बाद आता है नो प्रोडक्शन एट इंटरनेशनल मार्केट, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था यूरेनियम की बात कर लिया था पावर जनरेशन में, तो यूरेनियम हम लोग जनरेट नहीं करते, या फिर उस क्वालिटी का हमारे देश में यूरेनियम बनता नहीं जो कि वहाँ हम बेच सके, उससे अच्छी क्वालिटी वो लोग बना लेते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो इस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा चाइनीज मोबाइल कंपनी और
चाइनीज मोबाइल कंपनी, अमेरिकन मोबाइल कंपनी और कोरियन मोबाइल कंपनी, 3 देश की मोबाइल कंपनी हमारे देश में राज कर रही है। और हमारे देश की मोबाइल कंपनी जैसे आईवाल हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, जियो हो गया, ये सब कोई इस्तेमाल नहीं करता, यहाँ की आप भी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे हमारा कैमरा है, ये भी दूसरे देश का बना हुआ है। ये सब कुछ दूसरे देश इतना क्वालिटी देते हैं कि हम उन्हें एडॉप्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे देश में वो क्वालिटी नहीं बन रही। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम क्वालिटी बनाएंगे मिनिमम प्राइस, मतलब उसी प्राइस रेंज में अगर क्वालिटी देंगे तो उनका मार्केट ठप हो जाएगा और हमारी प्रोडक्ट बिकेंगी। इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल हेल्प मिलेगा। देखिए, कंपनी के थ्रू है या मैन पावर के थ्रू है, देश में अगर आएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी भी तो हमारे देश की है। अगर वो क्वालिटी बनाएगी उसी प्राइस रेंज में तो कस्टमर उसे लाइक करेंगे, इंटरनेशनल या कहीं भी कस्टमर अगर लाइक करेगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो इकोनॉमिकल प्रॉफिट होगी, और प्रॉफिट होगी तो देश को प्रॉफिट होगी। नो प्रोडक्ट है, देखिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देखिए वही बात है, जो हम प्रोडक्ट बना दिए उसमें क्वालिटी नहीं देते। जो भी हम प्रोडक्ट, जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा है हैंडलूम, मतलब हाथ के द्वारा बनाए गए कपड़े, गमछा वगैरह हो गए, ये विदेशों में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। हमारे देश से दूर दूर जाता है, विदेशों में वो सबसे ज़्यादा बिकता है। कलाकृति सबसे ज़्यादा बिकती है, मूर्तियाँ बनाई हुई। तो इनमें अगर हम क्वालिटी देंगे तो जो मशीन से बनाते हैं वो भी हमारे देश की अपेक्षा कम बिकेंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हस्तकला का भी मेला लगाया था, जहाँ पे हाथों के द्वारा बनाए हुए खेलों, मूर्ति, कपड़े, टोपी, गमछे, बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी महंगी प्राइस में बिकी। पेंटर के द्वारा बनाया गया पेंट भी बिका। तो ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे देश को सहायता देती है और एक रोजगार देती है। क्योंकि लग्जरी दूसरे देशों में बात की जाए जो इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं, वहाँ पे लग्जरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनका शौक होता है कि हमारे देश में एक ऐसे, हमारे घर में फोटो होनी चाहिए जो कि हाथ के द्वारा बनाई हुई और सबसे अच्छी दिखे, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं। और छोटी छोटी अगर 1-2 की बात की जाए तो काउंटिंग बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ता है और वो इकोनॉमिकल हेल्प मिलता है। और हर प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बेहतर हो, जैसे मोबाइल फ़ोन की भी हमने बात की, अगर उसको भी क्वालिटी अगर हम बढ़ा दें तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा और उनका मार्केट डाउन होगा, तो यानी प्राइस हमारे देश में आएगा, हमारा माल एक्सपोर्ट होगा। हमारा माल क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। देखिए लास्ट में मैंने रखा है इंडियन पॉलिटिक्स। इन सब चीज़ों पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का असर आता है। जैसे कि जो भी देश होते हैं उन देशों के बीच का रिलेशन उस दूसरे देश की पार्टी पर निर्भर करता है। जैसे फिलहाल में हमारे देश के जो भी नेता हैं उनकी सरकार दूसरे देश के से ज़्यादा वार्तालाप कर रही है, यानी उस पार्टी से वहाँ भी अगर वो लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ की भी पार्टी इस पार्टी से ज़्यादा कम्युनिकेट करेगी। जैसे इंटरनेशनल बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, यानी इसकी कई देशों में सरकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था कांग्रेस, ये अमेरिका, इंग्लैंड जो मेन देश है वहाँ पे ज़्यादा है, और इनको सहायता कहीं ना कहीं ये सहायता देता है। और उसके बाद से जो गृह युद्ध या फिर गृह मतलब घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बात, देश के अंदर की बात की जाए तो देश के अंदर कितना टैक्स लगाना है पेट्रोल पे, पेट्रोल कहाँ से खरीदना है, ये उन पार्टी पे निर्भर करता है जो सत्ता में होती है। कौन सी कंपनियों पर कब टैक्स बढ़ा देना है, कब टैक्स नहीं लेना है, अगर किसी कंपनी को हम कर्ज देते हैं तो उन पे कब दबाव डालना है कि हमें कर्ज दो वापस लेने के लिए, या फिर किस कंपनी में किस तरह का एक्शन लेना है, ये सब डिपेंड करता है वहाँ की सरकार पे, वहाँ की सत्ता पे, वहाँ की जो पार्टी सरकार में होती है उस पे। अगर उनका एक्शन देश के प्रति होगा तो उन सभी कंपनियों को प्रॉफिट भी मिलेगा और वो ऐसे काम करेंगी कि उनका क्वालिटी भी बढ़े और देश की इकोनॉमी भी बढ़े। पेट्रोल ऐसी जगह से खरीदेंगे जहाँ सस्ता पड़े और देश में टैक्स कम लगाएंगे तो पेट्रोल भी सस्ता होगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ लगभग निर्भर करता है हमारे देश की पॉलिटिक्स पर। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। तो उम्मीद है हल्का फुल्का आप पूरा समझ गए होंगे, स्विफ्ट के बारे में भी आपने जान लिया। तो अब हमें उम्मीद लग गई है कि आपको पता हो गया होगा कि रुपए की वैल्यू कैसे डाउन हो रही है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।